नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। आखिरकार करीब 110 दिनों से चली जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान ने अंतरिम समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात को फ्रांस के वर्साई पैलेस में से जुड़े एमओयू पर साइन किए और इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों मौजूद भी रहे। डील पर दस्तखत करने के बाद ट्रंप जब बाहर आए तो इस दौरान किसी रिपोर्टर ने उनसे पीस डील को लेकर के पूछा तो उन्होंने चिल्लाते हुए कहा डील साइन हो गई है। और ट्रंप के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। समझौते का ऐलान भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5:30 बजे किया गया और यह तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया। इस समझौते के तहत ईरान और लेबनान में मिलिट्री एक्शन खत्म किया जाएगा, हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाएगा, अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी खत्म की जाएगी। इस डील पर साइन होने के बाद पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। तेल के दाम गिरने लग गए हैं और दुनिया पर मंडराते ऊर्जा संकट के बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस डील से एक शख्स को जबरदस्त झटका लगा है। समझ गए होंगे आप किसे? वो देश जो अमेरिका के साथ इस युद्ध में अहम भूमिका निभा रहा था। वो देश इस जंग को अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। वो ईरान के सामने ट्रंप के सरेंडर से सदमे में है। हम बात कर रहे हैं इजराइल। ईरान से ट्रंप की इस डील के बाद नेतन्याहू खुद को पूरी तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आखिर इस डील पर इजराइल में बवाल क्यों मचा है? आखिर इस डील को इजराइल के लिए डेथ वारंट क्यों कहा जा रहा है? इस पूरी खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। और भीषण तबाही के बाद फिलहाल खाड़ी में शांति के सुर सुनाई देने लगे। जिस समझौते का इंतजार पूरी दुनिया बेसब्री से कर रही थी उस पर आखिरकार मोहर लग चुकी है, हस्ताक्षर हो चुके हैं। लेकिन शांति के इस स्वर ने नेतन्याहू की लय ताल बिगाड़ करके रख दी है। नेतन्याहू इस डील से नाखुश नजर आ रहे हैं और चाह करके भी इसका समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि इजरायली प्रधानमंत्री एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने का उन्हें कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। आखिरकार नेतन्याहू इस डील से नाखुश क्यों हैं? ये जानने से पहले नजर डालते हैं अमेरिका ईरान के बीच हुई डील के मेन पॉइंट्स पर। तो इस डील का जो मेन मुद्दा रहा, मेन पॉइंट्स रहे 14, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट यही था कि हॉर्मुज में 30 दिनों में जहाजों की आवाजाही सामान्य ईरान की तरफ से की जाएगी। 30 दिनों में अमेरिका अपनी समुद्री नाकेबंदी को हटा लेगा और ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए $300 अरब का फंड दिया जाएगा। ईरानी उत्पादों पर अमेरिकी बैन खत्म किया जाएगा और ईरान के फ्रीज संपत्तियां और धनराशि उसे दे दी जाएगी। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई भी दखल नहीं देगा, ये सबसे मेन मुद्दा है। और 60 दिन दिए गए हैं ताकि इस 60 दिन के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत की कोशिशें हों और उसके बाद यूएनएससी की मंजूरी मिल जाए। तो अमेरिका ईरान के बीच में शांति डील इजराइल के लिए एक बड़ी मुश्किल बन गई है। इजराइल के कई नेताओं और सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते में उन मुद्दों को शामिल तक नहीं किया गया जिनके नाम पर इजराइल ने ईरान के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किया हुआ था। इजराइल लगातार 3 प्रमुख मांगे उठाता रहा, सिर्फ 3। पहली, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरीके से रोक। हालांकि इस पर 60 दिनों के भीतर अभी और चर्चा हो। दूसरा, इजराइल चाहता था कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और तीसरा, उसके लिए सबसे जो मुख्य मुद्दा था वो ये कि हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे प्रॉक्सी संगठनों को जो मदद ईरान की तरफ से दी जाती है वो ना दी जाए, वरना ये इजराइल के फेवर में नहीं होगा। लेकिन इस डील में इन मुद्दों पर कोई ठोस गारंटी नजर नहीं आ रही है और इसी वजह से इजराइल के भीतर इस डील को लेकर के तीखी आलोचना हो रही है। अब क्यों आलोचना हो रही है, चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। डील के कारण अमेरिका और इजराइल के संबंधों में दरार नजर आ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नेतन्याहू के संबंधों में खटास आ चुकी है। डील में यूएस ने इजराइल की शर्तों को शामिल नहीं किया, इजराइल को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया। और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर इजराइल रोक चाहता था, लंबी दूरी की मिसाइल ना बना पाए ईरान, ये उसका मेन मुद्दा था। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट पर भी वो रोक चाहता था। और इजराइल डील में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी संगठन शामिल नहीं किए गए हैं। समझौते के तहत लेबनान में भी युद्ध विराम होना है, सो अलग।
और डील के तहत इजरायली सेना को लेबनान से वापस लौटना होगा। ये इजराइल की तरफ से तक प्रॉमिस कर दिया गया है ईरान को, अमेरिका की तरफ से। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल को सुरक्षा की ठोस गारंटी नहीं मिली है, लेकिन अमेरिका ने यह तो कह दिया उस समझौते में कि ठीक है, इजरायली डिफेंस फोर्स इजराइल लौट जाएंगी, लेकिन यह नहीं कहा कि हिजबुल्लाह इजराइल पर कोई हमले नहीं करेगा, उससे हम सुरक्षा की गारंटी मिले, ऐसा चाहते हैं। और इतना ही नहीं, युद्ध में हुए नुकसान की वजह से ईरान की ओर जा सकता है यूएई, और ये सबसे बड़ा झटका इजराइल के लिए होगा, क्योंकि मुस्लिम कंट्रियों के साथ इक्वेशन बहुत अच्छे नहीं है, और जिनके साथ है वो दूसरा ईरान की तरफ जा रहे हैं। ईरान के प्रभाव की वजह से इब्राहिम अकॉर्ड से भी यूएई हट सकता है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ये कहती है कि इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन ने तो इसे इजराइल के नजरिए से तबाही तक करार दिया है, और वहीं जो इजरायली अखबार हैं उन्होंने भी इसे खराब समझौता बता दिया है। नेतन्याहू की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनकी पूरी रणनीति ईरान पर अधिकतम मैक्सिमम प्रेशर वाली रही है। लेकिन अब क्या? अब अमेरिका ने ईरान के साथ समझौता कर लिया तो इजराइल के सामने लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई रोकने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि नेतन्याहू अगर अमेरिका ईरान समझौते का विरोध करते हैं तो उनका टकराव सीधे डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से हो जाएगा, और ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार है, और ये इजराइल के लिए अच्छा नहीं होगा। यानी एक तरफ समझौता स्वीकार करने पर घरेलू राजनीति में आलोचना झेलने पड़ रही है, दूसरी तरफ विरोध करने पर वॉशिंगटन नाराज हो सकता है। अब इकरार भी मुश्किल है और इनकार भी मुश्किल है। ईरान से अमेरिकी समझौते के बाद मुश्किल में है नेतन्याहू। ईरान पर दबाव बनाने की जो उनकी मैक्सिमम प्रेशर वाली रणनीति थी, अब वो चलते हुए नजर नहीं आ रही है, और डील के बाद लेबनान में सैन्य कार्रवाई उन्हें रोकनी पड़ेगी। समझौते के बाद और मजबूत होंगे ईरान के प्रॉक्सी गुट, जिसमें हमास है, हिजबुल्लाह है, वो फिर से खड़े हो जाएंगे, उन्हें खड़े होने का मौका मिल जाएगा। और डील के खिलाफ जाने पर अमेरिका से सीधे टकराव की आशंका है, और डील से इकरार पर घरेलू सियासत में नेतन्याहू को बड़ा नुकसान हो जाएगा। मतलब इस डील से जहां मिडिल ईस्ट में शांति का शोर सुनाई दे रहा है, वहीं इजराइल में दहशत का सन्नाटा है। जिस तरह से डील को लेकर के ट्रंप ने हड़बड़ी दिखाई, उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने ईरान से समझौता करके इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को दरकिनार कर दिया है, और क्या वॉशिंगटन की नई प्राथमिकताएं अब तेल, व्यापार, चुनाव है, ना कि इजराइल? सवाल यह भी है कि क्या यह डील पश्चिम एशिया में इजराइल के रणनीतिक दबदबे को कमजोर कर देगी, और क्या अमेरिका अब इजराइल फर्स्ट नहीं बल्कि अमेरिका फर्स्ट की नीति पर पूरी तरीके से वापस लौट आएगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। आपको बताती हूँ कौन कौन से मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ, कैप्टन श्याम कुमार, रक्षा विशेषज्ञ, निपुण आलम बयान, विदेश मामलों के जानकार हैं। फिरोज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, निपुण आलम बयान जी, विदेश मामलों के क्योंकि आप जानकार हैं, ये तीनों देशों की इक्वेशन 28 फरवरी 2026 कुछ और आज की तारीख की अगर मैं बात करूं तो तीनों देशों की इक्वेशन कुछ और नजर आ रही है। अब भूत कुछ था, वर्तमान कुछ है, भविष्य कुछ और होगा क्या? निपुण जी। मीनाक्षी, मैं आपका प्रश्न सुन पाया, दोबारा से दोहरा देंगे प्लीज। तीनों देशों की जो इक्वेशन है वो युद्ध शुरू होने से पहले अलग थी, युद्ध समाप्ति यानी कि हस्ताक्षर होने पर तीनों देशों की इक्वेशन अलग हो गई है, तो आने वाला भविष्य भी क्या इन्हीं आधारों पर अब तय होगा? हाँ मीनाक्षी जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। देखिए, इजराइल और अमेरिका में इस प्रकार का जो भी हमको देखने को मिला इस डील को लेकर, इजराइल का रवैया एक तो प्रो एक्टिव है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ये हमको स्पष्ट रूप से पता चलता है। लेकिन इस प्रकार की तकरार पहली बार नहीं रही इजराइल के साथ, पहले भी कई बार अमेरिका के साथ इस प्रकार की टकरार हमको देखने को मिली है कई मामलों में, चाहे वो हम प्रेसिडेंट केनेडी के समय की बात करें या जॉर्ज बुश के समय की बात करें, तब भी इस प्रकार की तकरार मिडिल ईस्ट के मामलों को लेकर हुई थी। 2001 की जब आपको इंसिडेंट याद हो, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान इराक पर अटैक किया था, तब भी इस प्रकार की बातें हुई थी।
लेकिन अब इस समय क्या है कि पर्सनल अटैक तक प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा किए गए। और मैं मानता हूं कि बिल्कुल इस डील के अंदर इसराइल की चिंता जो है उसको कहीं ना कहीं जगह नहीं मिली है। देखिए, इसराइल की चिंता दो ही थी, एक तो प्रॉक्सीज और दूसरा एटॉमिक की बात हम देखें। और अभी मैं मानता हूं कि जो ये एमओयू साइन हुए हैं आज, ये केवल और केवल कोई स्थायी शांति नहीं है, ये केवल एक डिप्लोमेटिक पहल की शुरुआत हुई है, यानी कि एक डिप्लोमेटिक पहल हुई है। ये 60 दिन तय करेंगे आखिर होना क्या है, भविष्य क्या होगा। मुझे दूसरा पहलू उसमें ये भी लगता है कि कई बार क्या होता है मीनाक्षी जी, अमेरिका इस वॉर से बाहर निकलना चाहता था, और अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान को या पूरे वेस्ट एशिया को मैसेज देना चाहता था कि मुझे इस कॉन्फ्लिक्ट में जाना नहीं है, इसमें आगे बढ़ना नहीं है। तो हो सकता है कि जो हम फ्रंट पे देख रहे हैं वो फ्रंट पे ऐसा ना हो, बैकग्राउंड में कुछ और हो, कि हम आपस में एक दूसरे को कह सुन लेंगे और हम डील करके बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इसराइल को हम बैकएंड देते रहेंगे। अमेरिका इसराइल का जो रिलेशन है वो कभी भी नॉन ब्रेकेबल है। देखिए, इसराइल इज द कैप्टन ऑफ द अमेरिका, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसराइल बगैर अमेरिका के कुछ भी नहीं है। बट इसराइल की जो लॉबिंग है हम देखें कहां पर, अमेरिका के अंदर, वो रिपब्लिकन पार्टी की सपोर्टर हर तरह से, चाहे वोटर के टर्म में बात करें या फंडिंग के टर्म में बात करें, दोनों ही टर्म में महत्वपूर्ण है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि इसराइल को लेकर जो हमको दिख रहा है प्रेसिडेंट में, ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। अमेरिका इस वॉर से अपने आप को बाहर निकलना चाहता था, तो उसने और ये उसने किसी डिप्लोमेटिक तरीके पहल से की अपने शुरुआत आप की को है। इससे बाहर निकाल लिया है, अलग थलग कर लिया है। लेकिन जरा फिरोज जी ये मुझे बताइएगा कि इजराइल को जिस तरीके से दरकिनार किया गया है और ऊपर से उसके ऊपर ये सैंक्शन थोपे ही जा रहे हैं, ये मजबूरियां उस पर लगाई जा रही हैं कि अब आप लेबनान से हट जाएंगे और लेबनान में हिजबुल्लाह पर अटैक नहीं करेंगे। इजराइल क्या मान जाएगा इतनी आसानी से? और अगर नहीं माना तो फिर ईरान का कदम क्या होगा? जी, एक्चुअली परिस्थिति बहुत बदल चुकी है अमेरिका के अंदर पिछले 3 सालों में। इजराइल लॉबी काफ़ी वीक हो चुकी है। आज एपैक फंडिंग आप लोगे तो आप हारोगे। जो ट्रंप ने बोल दिया कि नेतन्याहू और इजराइल को पूरी दुनिया में अभी नफरत किया जा रहा है। ट्रंप ने बहुत मतलब गाली गलौज तक हो चुकी है नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में। तो परिस्थिति दुनिया की और अमेरिका के अंदर की अलग है। क्रिश्चियन कॉन्जर्वेटिव्स में भी एक जागरूकता है ज़ायनिज्म के बारे में कि हम लोग को बहुत ही गुमराह किया जा रहा है। और पॉइंट ये है कि ये जंग में तो हमको पता है कि ये पूरी जंग नेतन्याहू की थी। ट्रंप को 4 दिन की कहानी बताई गई कि बस आप 4 दिन की बात है, आप अटैक करो, रेजिम चेंज हो जाएगा, आप तो ईरान के बादशाह बन जाओगे और घर चलो। बाद में पता चला कि ये तो कहानी बहुत लंबी हो गई और ट्रंप के लिए अभी सर्वाइवल का सवाल है मिड टर्म इलेक्शंस, तो वो तो अभी पीछे हट गया है। पूरी रिपब्लिकन पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट बन चुका है क्योंकि ये इनका एजेंडा था नहीं। उनका एजेंडा कभी भी रेजिम चेंज नहीं था, कभी भी वॉर्स बढ़ा नहीं था। वो तो अमेरिका फर्स्ट, मागा मेक अमेरिका ग्रेट लेकर आए थे। पता चला यहाँ तो मेक इजराइल ग्रेट अगेन का एजेंडा था। तो ये तो भी समझना होगा कि बेसिकली अमेरिका और इसराइल के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेक आ रहा है, कोई अनब्रेकेबल बॉन्ड नहीं है और ये ब्रेक आ रहा है। दूसरी बात है कि ट्रंप ने देख लिया कि इसराइल कोई बड़ी ताकत नहीं है ईरान के सामने। मतलब ट्रंप का एक बयान था, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो कतर, सऊदी, दुबई पे हमला करेगा, हमको पता नहीं था। ये तो ईरान ने पहले बोला था कि अगर मुझ पे हमला हुआ तो जहाँ भी अमेरिकी बेस है मैं उसको उड़ा दूंगा, और उसने 4 दिन के अंदर वो काम करके दिखा दिया था। पॉइंट ये है कि इसराइल का जो एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है, चाहे वो गाजा में जो बोल रहा है मैंने 70% ले लिया है, वेस्ट बैंक को लगातार बढ़ते जा रहा है, कत्लेआम मचा के रखा है उसने गाजा और वेस्ट बैंक में, वो साउथ लेबनान को कब्जा करना चाहता है, वो सीरिया में कब्जा करके बैठा है। तो जब तक इसराइल शांतिपूर्वक समझौता नहीं करेगा अरब मुल्कों के साथ और ईरान के साथ, क्योंकि सब लोग शांति चाहते हैं वहां। 2001 में ही जो 22 अरब मुल्क है उन्होंने इसराइल को प्रस्ताव दिया था, वी आर विलिंग टू रिकॉग्नाइज यू, तुम खाली 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है 1967 के जो यूएन रेजोल्यूशन थे 242338 वगैरह वगैरह, उसको तुम मान जाओ, आप विड्रॉ कर लो, पैलेस्टीन स्टेट और इसराइल सब साथ में रहे, हम लोग सब मिलकर साथ में रहेगा। इसराइल का जो कट्टर यहूदी एजेंडा है जो खास करके एरिल शेरॉन के साथ आया 1996 से, वो बहुत ही एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा है। और इसराइल को लगा था क्योंकि मैं एप्स्टीन फाइल के माध्यम से, एपैक फंडिंग के माध्यम से, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट लॉबी के माध्यम से अमेरिका को कंट्रोल करता हूँ, ये ऐसा ही चलता रहेगा। और ये अमेरिका ने लेकिन ये दिखा दिया, धता बता दिया है उस पूरे सोच को। ब्रिगेडियर दत्ता, अब क्या
इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि ईरान तो ये कह रहा है कि वो प्रॉक्सी को समर्थन करने वाला है, हमास को मजबूत करने वाला है, और ऊपर से अमेरिका ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पहली बात तो इजराइल को इस पूरे मतलब पीस अकॉर्ड से अलग किया गया है, और इजराइल ये चाहता भी नहीं था कि साहब ये पीस अकॉर्ड हो, क्योंकि इजराइल इस मतलब स्टेटमेंट को सपोर्ट करता था कि साहब जब तक ईरान का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता है, क्योंकि इजराइल को मालूम है कि अगर ईरान स्ट्राइक करेगा तो इजराइल उसकी जद में है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इजराइल में नेतन्याहू साहब, उनकी जो सरकार है वो भी करप्शन के घेरे में है, वो खुद उनके ऊपर कई चार्जेस लगे हुए हैं, तो उन्हें ये इस बात का पूरा इल्म है कि साहब जिस दिन ये युद्ध समाप्त हुआ वहाँ के लोग सड़कों पे फिर आएंगे, क्योंकि पहले भी वो आ चुके थे, और उनको अपदस्थ किया जाएगा और उनके खिलाफ जो भी मतलब लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप ये देखिए, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के बारे में जिक्र किया गया वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इजराइल आप देखिए जब 1948 में वजूद में आया था तो करीब 45% एरिया जो था वो इजराइल के पास था और 55% के करीब फिलिस्तीनियों के पास था। आज वो सिमट के केवल 20% रह गया है। तो इजराइल तो अपनी जो पॉलिसीज है उसमें उसकी जो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है उसको वो संजोए हुए है और उसकी तरफ बढ़ रहा है। रही बात प्रॉक्सीज की, क्योंकि ईरान प्रॉक्सीज का कभी साथ नहीं छोड़ेगा, वो उसके एक्सटेंडेड आर्म है, और क्योंकि देखिए उसके ऊपर इतने सैंक्शन लगे थे, हालांकि अब ये उम्मीद की जाती है, तवक्को की जाती है कि साहब ये जो सैंक्शन है इनमें ढील आएगी और ईरान को के डेवलपमेंट में ये काफ़ी सहयोग होगा। लेकिन उसमें भी अमेरिका की एक अपनी चाल है, क्योंकि उसने 300 जो बिलियन डॉलर्स हैं वो ऐसे नहीं उसने कहा है कि साहब आपको चेक पकड़ा देंगे, आपका पैसा आपको दे देंगे। उन्होंने कहा है कि साहब हम आपके यहाँ जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो आपको रिकंस्ट्रक्शन या रिहेबिलिटेशन में मदद देंगी। तो वहाँ भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का अपना इंटरेस्ट है, क्योंकि आप ये देखिए, क्योंकि जितना कंस्ट्रक्शन होगा उतनी अमेरिकन प्रेजेंस बढ़ेगी, उतना ही अमेरिका को फायदा होगा। तो जिस इसीलिए तो अमेरिका कह रहा है कि यहाँ वहां से हम पैसे भेज देंगे, सामने से हम नहीं देने वाले हैं, और फायदा भी उसमें फिर हमारा ही होगा। लेकिन कैप्टन कुमार, यहाँ इजराइल ठगा गया या इजराइल ने ठग लिया अमेरिका को? नमस्कार, जय हिंद मीनाक्षी, शनोवरुणा। देखिए, ईरान की जो लड़ाई थी वो हॉर्मुज का कंट्रोल और गल्फ कंट्री के ऊपर अपना धीरे धीरे वर्चस्व साबित करना, ये लंबी लड़ाई के हिसाब से वो अपने आप को खलीफा के रोल में लगातार देख रहा है, और इजराइल मानता है कि वो HHS के कनेक्शन के कारण उसके अस्तित्व को खतरा है। तो इजराइल को भी उससे परेशानी चल रही थी दबे दबे अंदर कई सालों से, और गल्फ कंट्रीज को भी कई तरह के मुद्दों के कारण ईरान से हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। तो ईरान अब बात करते हैं कि इस नफरत की कहानी में क्या हुआ, आखिर हुआ क्या, क्योंकि इस नफरत को मिटाने के लिए या इस नफरत को खत्म करने के लिए या ऐसे संभावनाओं को नकारने के लिए एक एक्सटर्नल फैक्टर के रूप में अमेरिका वहां पे आया और इजराइल ने अपना ताबड़तोड़ हमले शुरू किए। तो नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में कौन जीता कौन हारा, ये कहानी फिर सही समझ में नहीं आया कि जीता और हारा कौन। अब क्या होगा? सबसे पहले गल्फ कंट्रीज की बात करें तो गल्फ कंट्रीज के बिजनेसमैन अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे देंगे। ये कतार, ओमान और यूएई के लोग होंगे जो पैसे देंगे, क्योंकि अमेरिका तो देगा नहीं, आन-मान की बात है। और दूसरी बात, अब आपको वर्चस्व में फिर से आना पड़ जाएगा क्या? ये आ जाएगी संभावनाएं। तो क्या ये गल्फ कंट्रीज ने अपने आप को ऐसा मान लिया कि ईरान के वर्चस्व में रहेंगे वो गल्फ कंट्री में? नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका की एक अपीजमेंट की बात कह रहे हैं लोग, जेलसनेस की बात की है G7 में राष्ट्रपति ने। यहाँ पे एक बात कहता हूं मैं, किसी को आप थप्पड़ मारो, रुला दो, पूरी तरह से पीट दो और उसके बाद धीरे से उसको सांत्वना दो और समझाओ, तो थोड़ी देर के लिए उस आदमी को अच्छा लगने लगता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है कि अरे हमें तो बहुत मार पड़ी है, ये तो झूठ बोल रहा है। तो ये ट्रांजिट मैन्यूवर्स की बात हो रही है अभी, तो ये अपीजमेंट कह सकते हो, और ईरान उसमें आने वाला नहीं है, क्योंकि 60 दिन का एक समय लेके एक ट्रांजिट मैन्यूवर किया जा रहा है।
और मैं मानता हूं कि अभी भी इजराइल हटा नहीं है इस मुद्दे से, और अमेरिका और इजराइल साथ हैं, कॉम्पैक्टेड है। अंदर की बात कुछ और, बाहर की बात आज कुछ और। समय निकाला जा रहा है। अभी भी ये युद्ध वहां नहीं पहुंचा जहां इसकी निश्चितता या गल्फ के हॉर्मुज का पानी ठंडा हो सके, क्योंकि जो बातें और जितने तरह के डाइवर्जेंस हैं, वो जो 14 पॉइंट है आप में, इतनी सारी चीजें उसमें अलग अलग हैं। ईरान खुद कह रहा है कि सब कुछ ट्रस्ट पर है, अगर वो नहीं करेंगे तो मैं भी लिवरेज रखूंगा हॉर्मुज पे। और वो तो ये भी कह रहा है कि हॉर्मुज पे 60 दिन के बाद वो टैक्स लगाएगा, सर्विस टैक्स, वो भी एक प्रोटोकॉल के साथ, ओमान के साथ, जिसके ऊपर धमकी दी है कि ओमान को हम ब्लो कर देंगे। अच्छा, और ईरान को भी धमकी दे दी। कल तक अमेरिका यही तो चिल्ला रहा था, चीख रहा था, फ्री करवा दिया, लेकिन उसने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ 60 दिन। लेकिन निपुण जी, अगर अभी के सिनेरियो की मैं बात करूं, तो क्या ये मिड टर्म इलेक्शन के पहले तक स्थायी तौर पर संधि रहने वाली है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप भूल जाएंगे, बाकी जैसे उनके बयानात वो भूल जाते हैं? देखिए मीनाक्षी जी, बिल्कुल सही बात है, और डोनाल्ड ट्रंप का बोलने का रिपोर्ट रहा है, इसलिए वो इस प्रकार के बयान। आप देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि जिस समय साइन कर रहे थे उस समय भी प्रेसिडेंट ट्रंप की टोन क्या थी। उन्होंने कहा कि अगर ये समझौता लागू नहीं हुआ तो हम बहुत बम मारेंगे, सिर पर बम मारेंगे, ये उनका स्टेटमेंट था। यानी कि तब भी वो शो कर रहे थे कि मैं ही सुपर पावर हूं, और मैं ही, यानी कि जो एटीट्यूड है यानी कि दिखाने का, वो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का झुका तो था। यानी कि शांति की अपील धमकी वाले स्वभाव के साथ में थी। और अभी जो श्याम जी ने बोला, बिल्कुल सही बात बोली, मैं वही बात बोल रहा था कि हम किसी तरीके से नहीं मान सकते कि अमेरिका इजराइल अलग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजन हैं, स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हैं, जो अमेरिका के इजराइल के थ्रू ही फुलफिल होते हैं। और फिर दूसरा, मिडिल ईस्ट की जिस प्रकार की इस समय पॉलिटिक्स रही और जिस प्रकार अमेरिका ने अपना विश्वास खोया, अब देखिए सऊदी जैसा देश पाकिस्तान जैसे देश के साथ में डिफेंस डील कर रहा है, और इंटरेस्टिंग बात, पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाकर 18% कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान शो कर रहा है कि मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, अमेरिका सिक्योरिटी नहीं देगा। उधर आप देखिए, यूरोप के अंदर फ्रांस इस तरह की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे दौर में जहां पर इजराइल की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, छोड़ने वाला नहीं। अब 60 दिन का जो क्लोज रखा गया, मुझे वही बात लग रही है कि अमेरिका या तो एक टाइम बाय करने का प्रयास कर रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात, जब भी मैं किसी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को देखता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि इसको थोड़ा वर्ल्ड के कैनवास पर भी देखिए। जैसे ये डील होती है, हमको खबरें ये आने लगती है कि रशिया और यूक्रेन के वॉर में तीव्रता आ गई है। तत्काल मीडिया में खबरें आने शुरू हो गई, इंटरनेशनल मीडिया में, कि एक लंबी चौड़ी लड़ाई की शुरुआत हो गई किसके बीच में, रशिया। निपुण जी, मैं आपके पास लौटूंगी। फिरोज जी, अब ईरान जैसे कह रहा है कि 60 दिनों के बाद, 60 दिनों का जो हमने वक्त लिया है, उसके बाद हम हॉर्मुज पर आकर के टैक्स भी लगाएंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत भी होंगे। अब इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हारा कौन जीता कौन, क्योंकि ईरान बार बार ये कहता रहा कि कुछ भी हो जाए हम परमाणु कार्यक्रम को नहीं त्यागेंगे, अकॉर्डिंग टू द डील उन्हें त्यागना होगा। देखिए, अगर आप अमेरिकन मीडिया और इजरायली मीडिया भी पढ़ ले तो उसमें तो स्पष्ट है कि ईरान जीता है, दूसरा जो हारा है वो अमेरिका हारा है, और सबसे ज्यादा जो हारा वो इजराइल। ये इजरायली मीडिया में भी डिटेल्स बहुत है जो मैंने सब नोट किए हैं, अमेरिकन मीडिया में भी स्पष्ट रूप से बात आ रही है। और एक ये बात है। दूसरी बात है कि जहाँ तक न्यूक्लियर डील की बात है, वो ट्रंप को अभी एहसास हो रहा है कि जो ओबामा ने JCPOA डील की थी, जिसको 2 साल लगे थे निगोसिएशन के, और बहुत अच्छी डील थी, जिसको ट्रंप ने आके खत्म कर दिया था, उसी दायरे में ये डील जानी है, और कुछ इसमें होना नहीं है। 19-20 कुछ होगा। इनफैक्ट ओबामा के डील में तो $1.4 बिलियन दिए थे, ईरान का पैसा ओबामा ने लौटाया था। यहाँ तो $300 बिलियन रेपेरेशन और कंस्ट्रक्शन का जिक्र है। वो ज्यादा करके तो गल्फ कंट्रीज आएगा, अमेरिका खास कुछ देने वाला नहीं है। तीसरी बात, जहां तक न्यूक्लियर एनर्जी की बात है, वो NPT का सिग्नेटरी ईरान, और उसने बोला कि जो मेरा 3.67% एनरिचमेंट का मुद्दा है, जो मेरे को मेडिकल और एग्रीकल्चर के लिए साइंटिफिक हमारे जो एजेंडा है उसके लिए वो करेगा। और वो जो रिफाइंड यूरेनियम को जो लौटाने की बात है, वो ईरान के बाहर नहीं जाएगा, वो ईरान में रहेगा। IAEA के साथ जो भी समझौता होगा उसी दायरे में होगा। तो ये सब तो एक्चुअली JCPOA के टाइम पे हो चुका था, और ट्रंप ने बहुत बड़ी सेल्फ गोल तब भी की थी, और आज वो जो करने जा रहा है ईरान को पहले से ज्यादा फायदा करके दे रहा है। तीसरी बात मैं जो बोलना चाहूंगा कि
अभी भी हमारे साथियों को समझ में नहीं आ रही कि अमेरिका में कितना विरोध हो रहा है इजराइल को। पूरी दुनिया में तो हो रहा है इजराइल को, खाली भारत का एक मसला है जो एक अलग किस्म का मसला है जिसके कारण इजराइल को यहाँ एक तबका सपोर्ट करता है। मेजोरिटी तो आज भी नेहरू गांधी को लेकर ही इजराइल का विरोध करती है। मगर इजराइल के खिलाफ टकर कार्लसन, मेगन केली, जो कॉन्जर्वेटिव क्रिश्चियंस है, एक बहुत बड़ा तबका आज अमेरिका में खड़ा हुआ है कि एक छोटा सा पिद्दू देश हमको कैसे चलाता है, हमको कैसे ब्लैकमेल करता है, हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम उनको क्यों देते हैं, उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास नहीं है, उनका एजुकेशन फ्री हमारे पास नहीं है, ये क्या चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा गुस्सा अमेरिका में पनप रहा है इजराइल के खिलाफ। और उसके साथ के भाई इराक का नो किंग्स मूवमेंट के तहत किस तरीके से लोग सड़कों पर उतर करके विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, इस जब युद्ध की शुरुआत हुई कहा गया रिजीम चेंज करवाई जाएगी। अब रिजीम चेंज ऐसा तो नहीं है कि इजराइल में हो जाएगी, इलेक्शन तो वहां पर भी होने वाले हैं क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रिजीम चेंज मतलब अमेरिका का तो वही है कि उन्होंने कहा था कि बदलना तो चाहता हूं मैं निज़ाम हुकूम, पर मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि अब रिजीम चेंज तो इजराइल में भी देखी जा सकती है और अमेरिका में भी होगी। और ईरान बदस्तूर वही है जहां से उसने शुरू किया था, क्योंकि अमेरिका ग्रॉसली वेंट रॉन्ग इन कैलकुलेटिंग कि भाई ये मतलब उनको इतना स्टिफ रेजिस्टेंस मिलेगा। और जिस तरह से IRGC के जो कमांडर्स हैं उन्होंने रणनीति अपनी बिछाई थी, तो ये मतलब होली और स्क्वायरली आप ये देखें कि ये अमेरिका की शिकस्त है। क्योंकि आज इतनी बड़ी शक्ति आप खुद, बिकॉज देखिए ट्रम्प साहब तो अपने सेल्फ स्टाइल स्वयंभू वो हैं, वो तो अपने स्टेटमेंट जारी कर देते हैं कि साहब ईरान गिड़गिड़ा रहा है, ईरान ये कर रहा है, ईरान वो कर रहा है। और मतलब उनके स्टेटमेंट को कोई बहुत ज्यादा संजीदा तौर से नहीं लिया जा सकता। तो ये सब चीजें बताती हैं कि किस तरह अमेरिका डेस्परेट था कि साहब किसी न किसी कीमत पे ये पीस डील हो। और ईरान ने अपने मुद्दों पे उसने बिल्कुल खड़ा हुआ है और उसने अपने जो मैंडेट था उसको मनवाया है अमेरिका से। और जब ये डील बिल्कुल अप्रूव हो जाएगी, फ्राइडे को शायद इसकी तवक्को है, तो उसके बाद ईरान मतलब बिल्कुल निश्चिंत हो जाएगा। हालांकि उसके जो गार्ड्स हैं या जो उसकी जो तैयारी है वो हमेशा बिल्कुल ऑपरेशनल अलर्ट उसमें रहेगी, क्योंकि उसका जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम है उसको वो कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जो उसकी फजाइया है, जो एयरफोर्स है, वो तो पहले से ही बिल्कुल कामयाब थी और इस युद्ध के बाद तो बिल्कुल ही उसको खत्म कर जमींदोज कर दिया गया। तो वो ये कोशिश करेगा कि साहब कैसे न कैसे एयरफोर्स जो थर्ड डायमेंशन है उसको और वो डेवलप करे, क्योंकि नेवी भी उसकी काफी वीक थी। तो ये दोनों डायमेंशंस के ऊपर वो काम करेगा जिससे कि आगे उसे कोई इस तरह की मतलब समस्या झेलनी न पड़े। तो ऐसा लग रहा है कैप्टन कुमार की हॉर्मुज को लेकर के ये जो तमाम बातें हुई हैं वो खुल जाएगा और इतना आसान होगा, क्योंकि वहां पर तो जिस तरीके से कदम कदम पर माइंस बिछी हुई हैं, रिपोर्ट्स कहती हैं कि महीनों का वक्त लगने वाला है। देखिए, माइंस की बात करें तो लड़ाई ये डिसाइड नहीं करेगी कि हॉर्मुज खुला कि नहीं खुला। ये सब जानते हैं कि ये मर्चेंट मर्केंटाइल डिसाइड करेगा कि खुला कि नहीं खुला, क्योंकि जो डिटरेंस हो गया है, जो रिस्क वहां पे हो गया है, हम सुनते हैं कुछ जहाज वहां से निकल रहे हैं, वो बड़ी सतर्कता के साथ, बड़े कंट्रोल्ड मैन्यूवर के साथ और बड़े गाइडेंस के साथ उनको निकाला जा रहा है, क्योंकि ये पता है सबको कि ईरान ने वहां पे माइनिंग की है और 1988 में उन्होंने माइनिंग किया था और जिसके कारण सैमुअल रॉबर्ट टकराया था माइन से। तो ये पता है कि माइंस है। तो अगर हट भी जाता है हॉर्मुज, जो कि पहले वो ही विदित नहीं है कि खुलेगा कि नहीं खुलेगा, और सर्विस टैक्स के साथ कितने लोग जाना चाहेंगे और कितने लोग सदर्न कोस्ट से जाना चाहेंगे जो बिल्कुल टैक्स के बिना लगेगा। तो क्या दो तरह के रास्ते खोलने पड़ेंगे, एक नॉर्थ वाला लद्दाख और कसाम वाला जिसमें सर्विस टैक्स लगेगा, और एक ओमान अपनी तरफ से जाने देगा जहां पर डेप्थ पानी का कम है, रिस्क है और वहां पे भी माइंस हैं। तो ये सब अभी बहुत टैक्टिकली बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी। ईरान देखिए लगातार, अभी तो मैं सबसे पहले मानता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग, फिर G7 में साइनिंग और फिर फिजिकल साइनिंग और कहना इसको इस्लामाबाद अकॉर्ड, बातें करना पहले इलेक्ट्रॉनिकली फिर जिनेवा में और उसके बाद स्विट्जरलैंड में साइन। मतलब क्या है ये डील? पहले ऐसी डील समझो तो ये क्या डील है। और उसके बाद इसमें ट्रांजिएंटली कहा गया 60 डेज में सब कुछ ठीक करेंगे, तुम ठीक करोगे तो हम ठीक करेंगे, तुम नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे। इजराइल इसमें साथ नहीं है और इजराइल का अब्राहम अकॉर्ड भी बिल्कुल इनइफेक्टिव करके रख दिया उन्होंने इस तरह से। क्या ये सब लगता है कि अमेरिका मंजूर कर लेगा? इतना बड़ा राष्ट्र इस तरह से घुटने पर आके इस तरह की विजिबल डिफीट क्या ले लेगा? मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है। ये टेस्टिंग ट्यूनिंग की बातें हैं, एक दूसरे को स्मेल कर रहे हैं
और ग्राउंड को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, डिले कर रहे हैं और कभी मारते हैं। तो को 3-3, 4-4 बार तो उन्होंने अटैक कर दिया 2-2 दिन के लिए, 3-3 दिन के लिए। अगर 9 महीने के बाद अमेरिका वापस आ सकता है तो 60 दिन के बाद क्यों नहीं, 2 महीने के बाद क्यों नहीं, 8 महीने के बाद क्यों नहीं? क्या ये लड़ाई बंद होगी इस तरह से? क्या गल्फ कंट्रीज फिर से ईरान के वर्चस्व में चुप हो जाएगी? ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये मुश्किल है कि ऐसे में मानेगा अमेरिका इस तरह से। ईरान ने सर जब 2025 देखा जून, तो 2026 के लिए वो तैयारी करके बैठा हुआ था, उसे पता था कि अमेरिका वापस आएगा। तो इस बार भी फिरोजी क्या तैयारियां शुरू हो जाएंगी? हालांकि हमने देखा कि जो पूरा सीज फायर का दौर रहा, उस दौरान भी ईरान अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ था। जी, बेसिकली हम लोगों ने देखा है कि जब भी ईरान बैठा इनसे बात करने के लिए, तब ईरान को ही धोखा हुआ है और अमेरिका और इजराइल से अटैक हुए। तो कहाँ से दगेबाजी हुई है कि धोखाबाजी हुआ है, हम लोग जानते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ईरान ने वो तैयार है जंग के लिए। वो 6 दिन के बाद आए, 60 दिन के बाद आए, 9 महीने के बाद आए, ईरान को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अमेरिका की औकात ही नहीं है ईरान को हराने की, वो भी सब लोग समझ चुके हैं। तीसरी बात यह है कि जो गल्फ कंट्रीज और ईरान का जो है, वो इजराइल ने एक शिया सुन्नी डिवाइड बना के रखा था कि ये डोमिनेट करना चाहता है वगैरह वगैरह, वो सब दिन खत्म हो चुके हैं। अभी गल्फ कंट्री समझ चुके हैं कि अमेरिका के हथियार, अमेरिका के वेस हमको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमको एक दोस्ती में एक वेस्ट एशिया का एक डिफेंस अलायंस बनाना होगा, और तुर्की, ईरान, सऊदी, इजिप्ट, ये सब कंट्रीज उस दिशा में बढ़ रहे हैं कि हमको अमेरिका की जरूरत नहीं है, हम अपना देख लेंगे। अमेरिका होते ही एक्चुअली परेशानी ज्यादा बढ़ती है। अमेरिका एक प्रॉब्लम बन चुका है, जैसे इजराइल एक प्रॉब्लम बन चुका है। इजराइल तो पूरे दुनिया के लिए प्रॉब्लम बन चुका है। तो एक बार ये वेस्ट एशिया का एक आपस का एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा और अमेरिका का प्रेजेंस यहाँ कम होते जाएगा, उसके बाद इजराइल को भी होश आएंगे और इजराइल साथ में रहे, पैलेस्टाइन का एक देश वहाँ वो भी स्वीकार करे, लेबनान से हटे, सीरिया से हटे, ये सब होगा तो इजराइल भी यहाँ चैन से, क्योंकि अभी जो कट्टर यहूदी सरकार है जो मानती है कि उनका जो ग्रेटर इजराइल वाला प्रोजेक्ट है, जो इजिप्ट से इराक तक का है, जिसमें सऊदी और इराक के भी इलाके हैं, तुर्की का भी पार्ट है, ये इजिप्ट का, ये इजराइल का एजेंडा है, ठीक है। तो अभी ये जो नई सरकार आएगी, क्योंकि नेतन्याहू जाने वाला है, 120 सीट में से उसके जो अलायंस को 50 सीट से ज्यादा भी नहीं मिलने वाले। एक नई सरकार आएगी, नई सरकार भी यही सब बातें कर रही है नेतन्याहू जैसे, मगर वो वीकर होगी और अमेरिका उस पर दबाव डाल के एक नॉर्मल तरीके से इस रीजन में कैसे शांति से ये सब चले, और ये दुनिया का एक इंपॉर्टेंट इलाका है जिससे अमेरिका ने भला करने का प्रयास तो इजराइल का बहुत ज्यादा किया, लेकिन इन सब के बीच में क्या अब्राहम अकॉर्ड भी सर गर्त में चला गया है? दत्ता जी, देखिए अब्राहम अकॉर्ड का जी, दत्ता सर। हाँ बिल्कुल, देखिए जो अब्राहम अकॉर्ड था उसमें यूएई ने खुद अपनी इच्छा जाहिर की है कि साहब वो उसमें से निकलना चाहता है। तो अब्राहम अकॉर्ड अभी तो अमेरिका उसको स्टीयर कर रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल इस तरह की जो वारदातें हैं या इस तरह का जो अग्रेसिव नेचर रखता है, अगर उस पर कोई लगाम होती है, या जिस तरह से उसने अपनी एक्सपेंशनिस्ट जो नीति है उसको फैला रखा है, अगर उस पर कोई वो नहीं होता है, क्योंकि देखिए खाड़ी के देश भी चाह रहे हैं कि साहब कोई एक अरेबियन यूनियन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बने, जिसमें, क्योंकि अमेरिका इस युद्ध के बाद एक चीज बिल्कुल सही और साफ हो गई है कि अमेरिका इनको कोई भी सिक्योरिटी प्रदान नहीं कर सकता। जैसा एक वक्ता ने भी बताया था कि साहब पाकिस्तान मतलब अपना एक ऐसी पावर बनके उभर रहा है, हालांकि मतलब वो सब पेपर्स पे ही है कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। अरे पाकिस्तान से अपना इंटरनल तो वो संभाला नहीं जा रहा है, उसके यहाँ हर तरफ तशद्दुद की वारदातें हैं, बलूचिस्तान अलग हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो रहा है, सारी चीजें हैं। तो अमेरिका को चाहिए कि अपना जो वर्चस्व अगर उसको करना है तो उसकी अपनी नीतियों में उसको चेंज लाना पड़ेगा। इस बार अपने आप को चुना भी है इजराइल को दरकिनार करके। हर बार वो इजराइल के लिए लड़ रहा था, लेकिन इस बार उसने अपने आप को चुना। सर बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।